नमस्कार साथियों। जीत हो तो ऐसा हो, सामने वाला जिस सियासी जमीन के ऊपर खड़ा हो उसी सियासी जमीन को खींचकर राजनीतिक जीत का मुहर कुछ इस तरीके से लगाया जाए कि वह तमाम मुद्दे, वह तमाम ऐलान उसी हवा में गुम हो जाए जिस हवा तले जीत का परचम लहराने लगे। यह जीत गजब की जीत है। इस जीत का मतलब यह नहीं कि कांग्रेस के तीनों इक्के धाराशाही हो गए। वह इक्के जो है, जो आज से ही नहीं बल्कि सालों साल से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। मध्य प्रदेश के भीतर कमलनाथ, राजस्थान प्रदेश के भीतर अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के भीतर भूपेश बघेल और इन कतार इन लाइनों के बीच में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की थिरकन जो थी। इन तमाम परिस्थितियों को जरा आप जोड़िएगा तो हो सकता है कि आपके जहन में वर्तमान समय के बहुत सारे सवाल उभरेंगे, गूंजेंगे। लेकिन जरा आप कल्पना कीजिए कि भारत देश की राजनीति में कौन ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जो चुनाव प्रचार के समय ही ऐलान राज्य दर राज्य करता चला जाए कि जीतेंगे तो केवल हम ही जीतेंगे, गारंटी है तो हमारी ही गारंटी है। तो फिर क्या भारत देश की राजनीति की राजनीतिक जीत के लिए फिलहाल भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक ध्रुव तारा है? यह सवाल जो है आज बहुत जरूरी है देश में, क्योंकि इस सवाल के साए तले भारत देश की राजनीति ने करवट लेती हुई परिस्थितियों को परखने और समझने की भी बहुत जरूरत है। हालांकि तेलंगाना के भीतर जीत कांग्रेस को मिली, कांग्रेस के 10% वोट बढ़े भी, लेकिन उतने या उससे कुछ ज्यादा वोट जो है भाजपा के भी बढ़े हैं। छत्रक की हार हुई है और भारत देश के भीतर में 2011 के बाद कभी कांग्रेस की सरकार रिपीट हो ही नहीं पाई और न ही दोबारा जीत पाई। लेकिन 2014 के बाद भारत देश में भाजपा की सरकारें बार बार बीजेपी की सरकार क्यों जीती, और हर समय में बीजेपी के जीत के साथ उस राज्य की गवर्नेंस का सवाल या फिर राज्य के मुख्यमंत्री का सवाल जरूर जोड़ा गया है। लेकिन इस बार तो कोई नहीं है, एक ही चेहरा है, एक ही नाम है, एक ही चुनाव चिन्ह है और एक ही ऐलान है, गारंटी का ऐलान, मोदी की गारंटी। सवाल इतना छोटा नहीं, न शेड्यूल कास्ट की राजनीति मायने रखेगी, न ही आदिवासियों को लेकर के कोई ऐलान मायने रखेगा। शहर दर शहर और भारत देश के राज्य दर राज्य में ओबीसी का ऐलान करते आप चले जाइए, लेकिन वह भी मायने बिल्कुल नहीं रखेगा। सवर्णों के भीतर भी कुछ आवाज उठेगी, लेकिन वह आवाज भी कोई मायने नहीं रखेगी इस दौर में। इस देश के भीतर उठते हुए जो सवाल हैं, चुनावी जीत हार के जो आसरे अगर लोकतंत्र को लोग तय करने लगे तो फिर आप समझ लीजिए कि यह गजब की जीत है। और इस गजब की जीत के आकलन तले आप खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद राज्य दर राज्य घूम करके यह कह रहे थे कि मोदी की गारंटी है। तो एक पल के लिए जरा आप सोचिए कि पार्लियामेंट संसद के भीतर जब समूचा विपक्ष एक था, नारे लगाए जा रहे थे अडानी को लेकर के और अडानी और मोदी को लेकर के, तब भी वो व्यक्ति अडिग अगर ये कहते हैं कि देख लो कितनों पर भारी हूं मैं, इस अंदाज को पहले आप समझिए, फिर आपको बताएंगे भारत देश की राजनीति में क्या परिवर्तन आ चुका है, क्या परिवर्तन आने वाला है समय में, और आज की जो जीत है वह क्या मायने रखती है। लेकिन जरा इस पूरी आवाज को आप समझिए। एक अकेला कितनों पर भारी, आपने सुना। और इस कितनों की कतार में अगर एक एक नेताओं के चेहरों को जरा आप खड़ा करते चले जाइएगा, एक एक मुद्दों को आप खड़ा करते चले जाइएगा, आपके जहन में आइडिया ऑफ इंडिया हो या फिर लोकतंत्र का सवाल हो,
अगर उन लाइनों को भी अगर खड़े करते चले जाइएगा और फिर समझ लीजिए कि चुनावी जीत सब कुछ है, तो एक अकेला कितनों पर भारी नहीं, बल्कि एक अकेला सब कुछ फतह करके अपने अनुकूल परिस्थितियों को बनाने की दिशा में खास तौर पर 2024 को लेकर के किस रूप में आगे बढ़ चला है, यह शायद सबसे बड़ा संदेश है, मैसेज है। जरा याद कीजिए, हिमाचल प्रदेश की जीत हो, उससे पहले बंगाल में ममता की जीत हो, हिमाचल में कांग्रेस की जीत, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत, लेकिन तब सवाल सिर्फ राज्य भर का था। लेकिन इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के भीतर की जो खुशबू है वो 2024 की लोकसभा चुनाव की दिशा में जा रही थी, और हर किसी को इस बात का एहसास था कि इन चुनाव परिणाम जो है 2024 में कैसा फैसला हो सकता है, किस रूप में भाजपा और कांग्रेस, या फिर यह कहे कि भारत और इंडिया किस रूप में टकराने वाला है, इसके ऊपर सियासी तिकरमे आने वाले समय में बहुत चलेगी। लेकिन किसे पता था, भारत देश के भीतर में जो भी आकलन किए गए वो सारे आकलन छत्तीसगढ़ को लेकर के गलत निकल गया। जो आकलन बटे हुए थे मध्य प्रदेश के बीच में, वह भी बेईमानी साबित हुई, और राजस्थान प्रदेश को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे थे वह भी धूमिल हो गए। तो जरा तेलंगाना का सवाल कहीं ना कहीं किसी को टीस भर रहा होगा, खासतौर पर सहयोगियों की एक कतार जो है और छत्रकों की कतार कांग्रेस के अधीन आकर 2024 के मैदान में जाना नहीं चाहती थी। इसीलिए समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, एनसीपी हो, या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर की हो, या फिर सीपीआई या सीपीएम ही क्यों ना हो, एक लंबी लाइन है। इस दौर को जरा आप समझने का प्रयास अगर इंडिया की दृष्टि से समझिएगा आप, तो निशाने पे कोई दूसरा नहीं बल्कि कांग्रेस है। और जिस जीत का हम जिक्र आपसे कर रहे हैं, वो जीत के दायरे में कौन सा मुद्दा किस रूप में मायने रखता है, आज इसी के ऊपर न तर्क किया जा सकता, न उन मुद्दों के आश्रय राजनीतिक जमीन को अब टटोला जा सकता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के भीतर भाजपा को 46% वोट मिलते हैं, मध्य प्रदेश के भीतर करीब करीब 48 और 49% के बीच के आसपास वोट मिलते हैं। तेलंगाना प्रदेश के भीतर डबल वोट होते हैं, पिछले बार विधानसभा की तुलना में वह 14% वोट तक पहुंच जाते हैं। राजस्थान प्रदेश के अंदर 41-42% वोट मिलते हैं। अगर सिर्फ हिंदी पट्टी क्षेत्र को आप देखिएगा तो एक पल के लिए जरा आप भारत के नक्शे को देखिएगा। इस नक्शे को देखते वक्त आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस का उदय जिस हिंदी पट्टी और खास तौर पर जो मध्य भारत का हिस्सा पड़ता है वहां से वो आप गायब हो गए। ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि समूचा इंडिया ही वहां से गायब है। और दूसरे तरफ दक्षिण भारत हो या फिर पूर्व का हिस्सा हो, उस दिशा में आगे बढ़ते चले जाइएगा तो वहां आपके वर्तमान में मौजूदगी नजर आ सकती है विपक्ष की, जो भाजपा के विरोध में खड़ा। लेकिन इस नक्शे को देखते और समझते वक्त एक बात और याद रखिएगा, इस नक्शे के आश्रय 2024 के लोकसभा के चुनाव के मैदान में कूदना है। और यह नक्शा कौन सी कहानी गढ़ती है, एक पल के लिए जरा आप इसको भी समझ लीजिए। जी हां, इस नक्शे का सच ये होता है कि भारत देश के भीतर में करीब करीब 25 करोड़ लाभार्थी जो हैं, जो केंद्र की योजनाओं से जुड़े हुए हैं, उसका करीब करीब 60% हिस्सा जो है वो मध्य भारत के हिस्से में है। और यहीं पर भाजपा को जीत मिली है। पहली बात कि इस समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के समय बतौर स्टार प्रचारक यह कह रहे थे कि मोदी की गारंटी है, तो इस गारंटी का मतलब क्या यह समझ लिया जाए। इससे पहले विपक्ष की राजनीति और तमाम सहयोगियों की वादे खोखले थे और जनता को भरोसा हो गया और उसने जीत दिला दी। ये एक सवाल है, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी क्योंकि इस समय में तमाम छोटे छोटे दल भी इन राज्यों के भीतर चुनाव लड़ने के लिए जरूर उतरे, लेकिन उन्हें 1% से भी कम वोट मिले हैं। जरा आप समझिए, बीएसपी जो चुनाव प्रचार के मैदान में नहीं थी, उसको तमाम सहयोगियों से ज्यादा वोट मिल जाते हैं
जो सीटों की मांग कर रहे थे या अपने उम्मीदवार को खड़ा करके खुद को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते थे। और कुछ पल के लिए जरा आज के चुनाव के समय में भाजपा और कांग्रेस को आप अलग करके देखिए और फिर देखिए कि आम आदमी पार्टी कहीं पर भी 1% वोट नहीं मिला। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 0.92%, मध्य प्रदेश में 0.46%, राजस्थान प्रदेश के भीतर 0.37%, समाजवादी पार्टी छत्तीसगढ़ के भीतर 0.04%, मध्य प्रदेश के भीतर 0.3%, राजस्थान में 0.01%, सीपीआई और सीपीएम का भी यही करीब करीब हाल रहा है। जनता दल यूनाइटेड के जो उम्मीदवार है मध्य प्रदेश के भीतर 0.02%। और सबसे बड़ी बात है, इस समय में ओवैसी की पार्टी AIMIM का जिक्र करना ही चाहिए, जिनको खुद हैदराबाद के इलाके में जो उनके उम्मीदवार थे 6 उम्मीदवार जीते हैं, 1.7% उन्हें वोट मिलता है तेलंगाना के भीतर। राजस्थान प्रदेश के अंदर 0.001%, वहां पर मध्य प्रदेश के भीतर 0.010%। लेकिन दूसरी तरफ आप झांकिएगा जरा, इस भारत देश की राजनीति को आप पलटिए और आप इस बात को समझिए, अगर भाजपा 45% के साथ 3 राज्यों में खड़ी हुई है तो फिर कांग्रेस 40% के साथ इन 3 राज्यों में खड़ी। यह पहला संदेश जो सबसे बहुत बड़ा है, सहयोगियों की दुनिया और उनकी राजनीतिक जमीन क्या इस समय में खत्म होने का ऐलान अब हिंदी पट्टी में हो चला है, जो निकला तेलंगाना से, लेकिन इन इलाकों के भीतर सहयोगियों की मौजूदगी अब खत्म हो गई। अगली बात, इस समय में जब पूरी तरीके से राजनीतिक बाइपोलर हो गई, आमने सामने की परिस्थिति है, तो फिर जनता को एक हीरो चाहिए, एक नायक चाहिए, एक ऐसा नायक जिस चेहरे के आसरे वो अपने वोट को कहीं ना कहीं कीमती बता सके। राजनीतिक तौर पर छत्तीसगढ़ के भीतर तमाम मंत्रियों की हार सिर्फ एक मंत्री चुनाव जीत सके हैं। यह संदेश किया जाता है खास तौर पर तब जब भूपेश बघेल की पहुंच दिल्ली तक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस राज्य को ATM कहने से कतराते नहीं। दूसरी तरफ राजस्थान प्रदेश के भीतर तमाम योजना, तमाम चेहरे, सब कुछ खारिज, और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आकर के खड़ा हो जाता है। यह संदेश क्या है इस देश में राजनीति करने वालों का, जो भाजपा से छिटक कर, जो अपनी राजनीतिक दल को जिलाने के लिए, खुद की राजनीति को साधने के लिए और चुनावी जीत के साथ भरे पेट जो है भारत देश के भीतर जीने के लिए अपने मौजूदगी का एहसास कराते हैं, उस राजनीति का मतलब बहुत साफ है। मध्य प्रदेश के भीतर कमलनाथ की मौजूदगी और जिस रूप में चुनाव जीतने की भी रचना कर रहे थे, और कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जो भाजपा का हिंदुत्व कार्ड था वो ज्यादा एग्रेसिव तरीके से मध्य प्रदेश के भीतर कांग्रेस ने अपना लिया। जो ऐलान दर ऐलान योजनाओं का था उसको कई कदम आगे आगे बढ़ करके राजस्थान प्रदेश के अंदर गहलोत ने अपना लिया। छत्तीसगढ़ के भीतर जो आदिवासियों के सवाल थे, उन सवालों को चुनाव के समय भूपेश बघेल आगे जरूर बढ़ गए, लेकिन आदिवासियों ने उन्हें खारिज कर दिया। तो फिर क्या यह माइनिंग सेक्टर के घोटाले का संकट था? माइनिंग सेक्टर में हो रहे आदिवासियों के आंदोलन का संकट था? इन तीनों परिस्थितियों के बीच अगर आप समझिएगा तो कांग्रेस के भीतर सहयोगियों ने अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा नहीं किया, बल्कि संस्थाएं पे चले गए, एजेंसी पे, जो हाथ में कंप्यूटर थाम करके किस रूप में जीत मिलेगी उस दिशा में आगे बढ़ना चाहती थी, और उसी लिहाज से अपने धीरे धीरे कद आगे बढ़ाया। और यहीं से सवाल शुरुआत होती है कि भारत देश में 2024 को लेकर के भारत देश के तमाम मुद्दों के मद्देनजर जनता एक नायक खोज रही है। उस खोजते हुए नायक की आवाज अलग अलग सुरों के साथ निकलनी शुरू हो गई। कांग्रेस की राजनीति भारत जोड़ो यात्रा के बाद, या फिर राहुल गांधी जो गांधी नेहरू परिवार से निकलकर भारत देश के गलियों में धूल फांकते हुए नजर आते हैं, तो लगता है कि वो पीपुल्स राजनीति के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यानी जन राजनीति और रियल पॉलिटिक्स जो होती है उस दिशा में आगे चलेंगे। और रियल पॉलिटिक्स का एक ऐसा घालमेल होता है कि एक ही पल में
ओबीसी का मंत्र उनके माथे में समा जाता है और चीजें एक झटके में ही जो भारत जोड़ो यात्रा से सरोकार की राजनीति थी वो जातीय समीकरण को साधने की दिशा में न्याय शब्द के साथ निकलती है। असर चुनाव के भीतर जो वोट परसेंटेज है वो ओबीसी का वोट जो है वो भाजपा के हक में करीब करीब राज्य दर राज्य आप देखिएगा तो 15 से 25% तक ज्यादा चला जाता है। कोई वोट नहीं देता है, वोट देता है तो सिर्फ भाजपा के तुलना में कम देता है। आदिवासी का सवाल जो है नारों के शक्ल में या फिर परिभाषा बनाने के शक्ल में आदिवासी और वनवासी का सवाल, लेकिन आदिवासियों को लेकर के जो नीतियां राज्यों के भीतर होनी चाहिए थी वह अगर गायब ही है तो फिर सवाल यही था कि आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ के भीतर भी आदिवासियों ने वोट बघेल को क्यों नहीं दिया, और जब नहीं दिया और सामने विकल्प एक ही है तो उसी दिशा में आगे गए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल एक और उठता है जो भारत आदिवासी पार्टी को लेकर, जिसके भीतर राजस्थान प्रदेश के भीतर अपना निर्माण किया और 3 सीट जीती, मध्य प्रदेश के भीतर उसने 1 सीट जीती, या ट्राइबल पार्टी से निकल करके भारतीय आदिवासी पार्टी बनी। फिर यहां पर एक और सवाल खड़ा हो जाता है, जो जाति की राजनीति और समुदाय की राजनीति है और भारत देश की गवर्नेंस है, उसके आश्रय अगर आप चुनाव के मैदान के भीतर अपने उम्मीदवारों को लेकर के आप अगर उतरते हैं तो जरूरी नहीं कि जीत मिल जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा ध्येय इस देश के भीतर कुछ खोज रहा है और उस खोजने की जो प्रवृत्ति है उसके भीतर कौन वो शख्स होगा जो दावे और सीना ठोक करके कहे कि हम ही हैं तो आप हमारे साथ हैं। यानी जिस गारंटी शब्द को पॉइंट किया जिसने भी उसने एक बात को पॉइंट कर लिया कि सत्ता में जो अगर है तो अगर गारंटी ले रहा है तो जो सत्ता में नहीं है आने के बाद की गारंटी ले रहा है। इन दोनों में फर्क है, अंतर है जो बहुत साफ तौर पर इन 3 राज्यों के भीतर नजर आ रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। सत्ता में आने के बाद क्या कुछ दिया जाएगा बाखूबी कांग्रेस इसका ऐलान कर रही थी और उसने देने का ऐलान किया बाखूबी, बार बार पूरा चुनाव में चाहे 2024 के दिशा में चुनाव जा ही रहा था। यहां से अगला सवाल बनता है तो क्या 2024 का लोकसभा का रिजल्ट आ चुका है? क्या यह मान लिया जाए कि अब 2019 में तो फिर भी कुछ उम्मीद और आस थी, लेकिन इस परिस्थिति में एक झटके ने यह कह दिया कि दरअसल 2024 का परिणाम जो मथ रहे थे आप, जिस तेजी के साथ कर्नाटक जीत के बाद आप इंडिया बनाने की दिशा में आगे बढ़ गए, क्योंकि आपको 2024 नजर आने लगा और 2024 के मद्देनजर आपस में ही लड़ते भिड़ते कुछ सीटों के जो है बांटने और ना बांटने की परिस्थिति में भी इंडिया इस दौर में नजर आने लगा। तो फिर क्या यह चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए लड़े जा रहे थे और लोग इस चुनाव खुद के लिए लड़ रही थी? गहलोत की राजनीति में या फिर सचिन पायलट का विरोध हो, बघेल की राजनीति हो या फिर टीएस सिंहदेव की अपनी बिसात हो, या फिर कहे कमलनाथ का अपना पूरा का पूरा दोनों बाहें फैलाकर राजनीति करने का अंदाज, मात सबको मिल गई है। और जब इन परिस्थितियों से निकलिएगा आप तो एक ही झटके में आपको तेलंगाना दिखाई देगा और आप सोचिएगा एक ऐसा शख्स, एक ऐसा व्यक्ति, रेवान रेड्डी एक ऐसा व्यक्ति है जो एक ही पल में निर्णय लेता है, वक्त गवाता ही नहीं है, ये करना है तो करना है। ये भी थे टीआरएस में गए, छोड़ना है तो छोड़ेंगे, टीडीपी में गए, छोड़ना है तो छोड़ेंगे, कांग्रेस के भीतर आए तो जीतना है तो जीतेंगे, क्योंकि सामने वाले ही उम्र पूरी हो चली है। अब यहाँ पर सवाल होती है कि उसकी नई उम्र की शुरुआत और इन सबों के बीच कुछ और परीक्षण इस समय में करने हैं, जिसको 3-4 वाक्य को जरिए आप समझिए। क्या भारत देश के भीतर में कोई ऐसा राजनीतिक पॉलिटिशियंस जो सत्ता में रहते हुए, वो भी केंद्र के सत्ता रहते हुए, राज्यों की राजनीति को साधने के लिए केंद्र की गारंटी दे, यानी पूरा फेडरल स्ट्रक्चर कोई मायने ही नहीं रखता, गारंटी कोई दूसरा? क्या ऐसा कोई पॉलिटिशियन हुआ भारत में? कोई ऐसा पॉलिटिशियन हुआ जो जानता कि उसके अपने पॉलिटिकल पार्टी के छत्रक चुनाव जिता सकते हैं, लेकिन खुले तौर पर उसने ऐलान किया चेहरा यही। वो अभी सोच रहे थे
2024 का एक आत्म परीक्षण इस राज्यों के चुनाव में क्यों नहीं करना चाहिए और किया जा रहा है। तो इस आत्म परीक्षण के जरिए जीत हार तय कर देगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 300 आएंगे, 350 आएंगे, फिर 400 आएंगे। क्या इसका परीक्षण हो गया? क्या ऐसी पॉलिटिशियन इससे पहले मुलाकात आपसे हुई ऐसे पॉलिटिशियन से? भारत देश के भीतर जितने मुद्दों को लेकर के घिरा हो, उन्हीं मुद्दों को अपना हथियार भी बना है और भारत देश के सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के भीतर अपनी राजनीतिक विचारधारा को ऐसे गुथा हुआ महसूस कराए जिसमें जीत की गारंटी सामने वाले की राजनीतिक जमीन को ही खींचकर मुहर लगाने की जीत हो। तो ऐसी हो, और जीत ऐसी ही आज भाजपा की हुई है, बीजेपी की हुई है। ये जीत भारत की हुई है। ये जीत नरेंद्र मोदी की करिश्माई में हुआ है। ये नेतृत्व बिसात बिछाता है, उम्मीदवारों को तय करता है, चुनाव की तिक्रमों को समझता है और नए तरीके से ताना वाना बुनने की स्थिति में लाकर खुद को खड़ा कर देता है। आज उन परिस्थितियों को पीछे छोड़ दीजिए आप कि वो प्रधानमंत्री, इन परिस्थितियों को पीछे छोड़ दीजिए कि वो देश में संविधान और डेमोक्रेसी का सवाल खड़ा होता है। और आज यह आप समझ लीजिए कि अब पत्रकार किस रूप में आपके सामने खड़ी होने वाली है। अब ये जरा आप समझिए कि भारत देश के भीतर में जो अब अदालतों के भीतर जाकर झांकते थे कि वहां से कैसे फैसले आएंगे, आपको अंदाजा अब इसका हो चला है। इस देश में संस्थानों के भीतर अब भूल जाइए, नौकरशाही को लेकर के जो सवाल उठते थे, आज के दिन तो इसको भूल ही जाइए, इसका जिक्र बाद में करते हैं। और इन्हीं परिस्थितियों के भीतर एक मोटी रेखाएं बनाइए और उस मोटी रेखाएं के भीतर एक सियासी परत डाल दीजिए, उस पर रेड कारपेट डाल करके आप देखना शुरुआत कीजिए जो जश्न भाजपा हेडक्वार्टर में हो रहा है और उसके ऊपर चलता हुआ एक अकेला व्यक्ति आपको नजर आएगा। जीत हो तो फिर ऐसा हो। जय हिंद।